खत्म करेंगे हम इस चैप्टर को। काफी समय ले लिया हमने इस चैप्टर में। अब इसमें क्या बचा है? अब बचा है इसमें मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसमें पढ़ेंगे हम कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे कैसे मेंटेन होगी। इसके लिए मैंने आपको लिए ना नोट्स बनाए हैं कुछ। ये रहा मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसमें क्या है जी, सेक्शन कौन सा लगेगा? सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रेलेवेंट पेपर्स बनाएंगे हम। ठीक है जी। ब्रांच है तो ब्रांच के भी बनाएंगे, और दूसरा ऑफिस है ब्रांच के अलावा तो उन सबके भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर पेपर्स वगैरह मेंटेन करेंगे। जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे वो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी देगी, यानी कि वो प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल सही बताएगी। उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस ट्रू दिखाएंगे, बिल्कुल जो कंपनी ने कमाया है वही दिखाएंगे, उसके अलावा उसमें कुछ भी शो नहीं करेंगे। मतलब हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को उसमें मैनिपुलेट नहीं करने वाले। ठीक है जी। उसके बाद आता है उसको रखेंगे कहाँ? एट रजिस्टर्ड ऑफिस। कहाँ पे रखेंगे जी? रजिस्टर्ड ऑफिस रखेंगे। किस फॉर्म में बनाएंगे? एक्रूअल बेसिस पे। आपको पता है हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं एक्रूअल बेसिस एंड कैश बेसिस। कैश बेसिस अब यूजुअली फॉलो नहीं होता है, एक्रूअल बेसिस ही फॉलो होता है। तो हम किस में मेंटेन करेंगे? एक्रूअल बेसिस एंड डबल एंट्री। अच्छा जी। और कौन से मोड में रख सकते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी रख सकते हैं जी। 128 है किसका? कंपनीज एक्ट का। हर कंपनी प्रिपेयर करेगी और कीप करेगी अपने कहा? रजिस्टर्ड ऑफिस में। क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर रिलेवेंट बुक्स, पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर फाइनेंशियल ईयर के जो क्या देंगे? ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इंक्लूडिंग क्या रहेगा उसमें? ब्रांच ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहेंगे, कोई और ऑफिस है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहेंगे। और एक्सप्लेन करेंगे ट्रांजैक्शंस जो इफेक्ट हुई है बोथ एट द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड द ब्रांचेस, and such book shall be kept on accrual basis and according to the double entry system of the accounting। यानी कि भाई जो भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, रेलेवेंट पेपर्स है, चाहे वो ब्रांच के हो या किसी और ऑफिस के हो, हम उनको प्रॉपर्ली मेंटेन करेंगे। और कहाँ पे कीप करेंगे? अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में। और जो भी ट्रांजेक्शन से इफेक्ट हुआ है हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस, उनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे उन पेपर्स में। ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइड फर्दर दैट द कंपनी में कीप सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द रेलेवेंट पेपर्स इलेक्ट्रॉनिक मोड। यानी कि कंपनी के पास ऑप्शन है बेटा। आजकल तो ये फॉर्मेट गया कि उसके बही खाते हम ऐसे रखते हैं अपने पेपर फॉर्म में, इन लूज पेपर फॉर्म वगैरह में नहीं रख सकते, इसलिए हम रखेंगे इसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में। इलेक्ट्रॉनिक मोड में हमें क्या करना पड़ेगा? सेफ्टी मेजर्स वगैरह फॉलो करने पड़ते हैं, प्रॉपर बैकअप वगैरह हमारे पास होना चाहिए। ठीक है। अब आता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके लिए भी हम अपने रेफर करेंगे नोट्स। क्या रेफर करेंगे? नोट्स रेफर करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये बोल रहा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं। हाँ जी। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। कौन सा सेक्शन लगेगा जी? 129 किसका? कंपनीज एक्ट 2013 का। ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी कि वही ट्रू एंड फेयर व्यू देनी चाहिए हमारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हम कुछ भी मैनिपुलेशन वगैरह नहीं करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होंगे या इंड एस, उसके हिसाब से हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटा एज पर एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर इंड एस लगते हैं, जो कि हर कंपनी के अलग अलग फॉलो होते हैं। यानी कि कुछ क्लास ऑफ कंपनीज होती है जिसपे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं, और कुछ क्लास ऑफ कंपनीज होती हैं जिन पर इंड एस लगते हैं, जो हम इसमें पढ़ेंगे आगे फर्दर। तो अभी आप इतना समझिए कि किन्हीं क्लास ऑफ कंपनीज पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगते हैं और किसी क्लास ऑफ कंपनीज पे इंड एस लगेंगी। तो जिस पे जो एप्लीकेबिलिटी लग रही है बेटा, उसको वो फॉलो करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। क्लियर है जी। फिर आ रहा है प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 3। बेटा जो भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे किस शेड्यूल के हिसाब से बनेगा? शेड्यूल 3 के हिसाब से। शेड्यूल 3 में फॉर्मेट्स गिवन है, उस पर्टिकुलर फॉर्मेट के हिसाब से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। फिर ये बीओडी का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या मतलब है जी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले फाइनेंशियल्स, यानी कि वो फाइनेंशियल्स को लेट डाउन करेंगे, फाइनेंशियल्स प्रोवाइड करेंगे। कहां पे? हर एजीएम में। सर ये एजीएम क्या होता है? बेटा एजीएम होती है एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक बार होती है, और उसमें सभी शेयर होल्डर्स आते हैं, सभी मेंबर्स आते हैं। तो मेंबर्स के सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले डाउन करते हैं। ठीक है जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 240 ऑफ कंपनीज एक्ट।
इसमें क्या लिखा है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट, यानी कि ये बताना चाह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास क्या क्या आएंगे। बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले हमारे पास बैलेंस शीट आएगी, बैलेंस शीट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर पर ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख रहे हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी लिख रहे हो। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो एंटिटी बनाएगी जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जो हमारी कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि सेक्शन 8 के अंडर रजिस्टर्ड होती है, वो क्या बनाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करती है। अदर देन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्दर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी हर किसी कंपनी पे एप्लीकेबल भी नहीं होता, ये पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है, जिस पे एप्लीकेबल होगा उसको बनाना पड़ेगा। उसके बाद होता है बेटा एक्सप्लेनेटरी नोट्स। एक्सप्लेन नोट्स में क्या होगा बेटा, जो भी हमारे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आया ना, यानी कि पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, ये 1 और 4 से मतलब है, यानी कि जो भी मेरा 1, 2, 3, 4 में आया है उनकी एक्सप्लेनेशन देगा, उसकी एक्सप्लेनेशन देगा। एक्सप्लेनेशन बोले तो जैसे बैलेंस शीट में मेरी शेयर कैपिटल आ गई, फिर शेयर कैपिटल का नोट आ जाएगा, शेयर कैपिटल में क्या क्या चीज है, जैसे मेरी ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, फिर उसके बाद पेड अप कैपिटल, ये सारी चीजें, ठीक है, ये आते हैं हमारे एक्सप्लेनेटरी नोट्स में। ठीक है सर। सर क्या सभी कंपनी पे क्लास ऑफ ये कैश फ्लो स्टेटमेंट एप्लीकेबल रहेगा? बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट किस पे एप्लीकेबल नहीं है, स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी। स्मॉल कंपनी हम पढ़ी चुके हैं, स्मॉल कंपनी बोलती है यार मैं तो वैसे ही छोटी कंपनी हूं, मेरे पे तुम इतना बर्डन डाल रहे हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनवा रहे हो मेरे से, गलत बात है। तो क्या कहता है कंपनीज एक्ट, कोई बात नहीं, आप स्मॉल कंपनी हो, आप ये मत बनाइए, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट मत प्रिपेयर करिए, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद डोरमेंट कंपनी बोलती है आपने स्मॉल कंपनी को तो मना कर दिया कंपनीज एक्ट, आपने मेरे को मना क्यों नहीं किया, तो कहते चल तू भी क्या याद रखेगा, डोरमेंट कंपनी भी नहीं बनाएगी, यानी कि डोरमेंट कंपनी पर भी कैश फ्लो स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जब डोरमेंट कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो बनाएगी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, और फर्दर नोट्स टू अकाउंट्स बनाएगी। डोरमेंट कंपनी होते क्या है बेटा, डोरमेंट कंपनी भी आप अपने कंपनी लॉ में पढ़ोगे। एक तरीके से अभी समझ के चलो, डोरमेंट कंपनी एक तरीके से इनएक्टिव कंपनी होती है, यानी कि जिसमें सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं होती है लास्ट 2 ईयर्स, यानी कि अगर जो मैं 25-26 की बात कर रहा हूं तो पिछले 2 साल में कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस ना हुई हो। ठीक है जी, इससे आगे कुछ है नहीं। अब यही हम चीज यूज कर लेंगे, यहाँ पे पढ़ लेंगे इसको, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आगे की ट्रू एंड फेयर व्यू हम पढ़ चुके हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या क्या इसमें होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे, और किसके फॉर्म में होने चाहिए, वो डिफरेंट क्लास ऑफ कंपनीज, यानी कि किसी पे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करेंगे और किसी को हमारे इंडेस कंप्लाई करने पड़ेंगे। जिस कंपनी पे जो भी एप्लीकेबल है वो उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हिसाब से बनेगी बेटा, शेड्यूल 3 के हिसाब से, शेड्यूल 3 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, ले डाउन करेंगे, कहां पे, एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता क्या क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेटा आता है बैलेंस शीट। अच्छा बैलेंस शीट क्या बनती है बेटा, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बनती है बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ कंपनी कैरिंग ऑन एक्टिविटी नॉट फॉर प्रॉफिट, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या बनाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और अदर देन प्रॉफिट के लिए जो काम करती है, यानी कि जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है वो हमारा बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एनपीओ हमारा बनाएंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, चेंजेस इन इक्विटी, ये सब मैंने नोट्स में से पढ़ा दिया है। और इसमें क्लोज 1 और क्लोज 4, यानी कि नोट्स में मेरा इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन रहेगा। उसके बाद
प्रोवाइडेड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक कंपनी और भूल रह गई हमारी, 1% कंपनी, यानी कि 1% कंपनी पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किस किस को नहीं बनानी, कैश फ्लो स्टेटमेंट किस किस को नहीं बनानी। क्या होती है कि मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भाई क्या होना चाहिए, सिंपल सी बात है, क्या होना चाहिए बेटा, ट्रू एंड फेयर व्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू होनी चाहिए, कि वो सही दिखाए, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दिखाए, इससे अलग ना दिखाए कुछ भी। अच्छा बेटा जो ऊपर हमने पढ़ा है वो तो रहेगा ही रहेगा प्रिपरेशन, लेकिन कई बार होता है ना कुछ क्लास ऑफ कंपनीज होती है, जैसे मान लो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है तो उस पर कुछ इंश्योरेंस एक्ट भी लगेगा, तो उसको उसके हिसाब से भी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है उसके अलग प्रोविजंस होते हैं, तो उसके हिसाब से ना कुछ प्रोविजंस बता रखे जो कि अलग से एप्लीकेबल होते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी के अलग होते हैं, बैंकिंग कंपनी के अलग होते हैं। ठीक है, कोई कंपनी एंगेज्ड इन जनरेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कोई इलेक्ट्रिसिटी बना रही है। फिर एनी अदर क्लास ऑफ कंपनी फॉर विच फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट गवर्निंग सच क्लास ऑफ कंपनी, यानी कि कोई ऐसी क्लास ऑफ कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई और एक्ट भी लग रहा हो, तो वो जो ऊपर हमने फॉलो किया ना उसके साथ साथ उसे नीचे के भी प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे। अब बेटा हमने बताया ही था कि शेड्यूल 3 क्या बताता है, शेड्यूल 3 फॉर्मेट बताता है किससे, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे क्या आता है, हमने पढ़ा था बैलेंस शीट आती है जी, अभी पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आती है, नोट्स टू अकाउंट्स आता है, ये सब आते हैं। ठीक है, किसके हिसाब से बनाने पड़ेंगे, शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाने पड़ेंगे। किसके हिसाब से बनाने पड़ेंगे, शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना पड़ेगा। आ जाओ शेड्यूल 3 में, ये शेड्यूल 3 दे रखा है बेटा। शेड्यूल 3 क्या बोलते हैं, शेड्यूल 3 में 3 डिवीजन है, शेड्यूल 3 में 3 डिवीजन है। डिवीजन वन में बेटा वो कंपनी आएंगी जिस पर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होगा। ठीक है सर। डिवीजन 2 वो होंगी बेटा जिस पर हमारा इंड एएस कंप्लाई होगा। डिवीजन 3 में बेटा वो एंटिटी आएंगी जो मेरी एनबीएफसी रहेंगी। एनबीएफसी क्या होती है बेटा, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, यानी कि वो कंपनी जो बैंकिंग का काम नहीं करती लेकिन फाइनेंस का काम करती है। तो शेड्यूल 3 में मेरे 3 डिवीजन है, डिवीजन फर्स्ट फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, डिवीजन 2 फॉर इंडियन इंडेस इंडे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड फॉर डिवीजन 3 फॉर एनबीएफसी। हाँ जी, डिवीजन 1 पे हमारा एप्लीकेबल रहेगा जिसमें एएस लगते हैं जिस कंपनी पे, डिवीजन 2 पे रहेगा जिस पे इंडिया एप्लीकेबल है, और डिवीजन 3 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी रहेंगी। ठीक है, अभी आपके सिलेबस में क्या है बेटा, आपके सिलेबस में है सिर्फ डिवीजन 1, जो आपके सिलेबस में रहने वाला है डिवीजन 1 रहने वाला है। डिवीजन 1 के हिसाब से आप पढ़ोगे। अच्छा, डिवीजन 1 के पार्ट 1 में क्या आता है, पार्ट 1 में क्या आएगा हमारा, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट की बैलेंस शीट क्या बनेगी, तो पार्ट 2 में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा हमारे पार्ट 2 में, और पार्ट 1 में क्या आ गया बेटा, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। अब फटाफट से एक बार इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। ये बैलेंस शीट आने वाली है बेटा, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज ऊपर आएंगी, फिर शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, और नॉन करंट लाइबिलिटीज में अपनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करंट लाइबिलिटीज में अपनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स के 2 पार्ट होंगे जो कि ड्यू ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज एंड स्मॉल एंटरप्राइज रहेगी, और दूसरा रहेगा हमारा ड्यूज ऑफ क्रेडिटर्स अदर देन माइक्रो एंटरप्राइज एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। अदर करंट लाइबिलिटीज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। फिर नॉन करंट असेट्स आएगा, इसमें हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाएगा, यानी कि हमारी फिक्स असेट्स जो होती हैं उसमें हमारा इंटेंजिबल भी आएगा, टेंजिबल, फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और फिर इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर आ जाएगा हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स असेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज, अदर नॉन करंट असेट्स। फिर ये करंट असेट्स आ जाएंगे जिसमें कि करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज एंड अदर करंट असेट्स रहेंगे। ठीक है, अच्छा नीचे लिखा है सर्टेन आइटम्स आर टू बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज, लिस्ट नोट एग्जॉस्टिव। यानी कि कुछ आइटम्स, अब देखो शेयर के मैंने बोला था नोट्स, बेटा ये नोट्स ही हैं,
ये क्या है, नोट्स, जो मैंने नोट्स के बारे में जिक्र करा था ये वही है। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का क्या है, क्या माइंड में रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स ऑथोराइज्ड कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स जो इशूड, सब्सक्राइब्ड, फुल्ली पेड अप वगैरह कितने हैं, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, फिर पार वैल्यू क्या है शेयर्स की, कॉल्स अनपेड, शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड शुड बी रिकंसाइल्ड। ठीक है, ये सब आप एक बार रीड कर लोगे तो आपको अंडरस्टैंड आ जाएगा। फोरफिटेड शेयर्स, इसमें से काफी सारी चीजें जो हम अभी आगे चैप्टर करेंगे उसमें कवर करने वाले, जैसे फोरफिटेड शेयर्स, शेयर अथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, ये सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा कैपिटल रिजर्व्स, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये सब जब हम आगे पढ़ेंगे ना चैप्टर डिबेंचर का, तो जब मैं एक्सप्लेन करूंगा ये, फिर रिवैल्यूएशन भी मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आगे मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन आपको करूंगा। फिर ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का जो ऊपर आया था ना मेंशन, उसी की फर्दर एक्सप्लेनेशन दे रखी है इसमें। फिर आता है बेटा हमारा इंटेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स में हमारा वही नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, जो जो ऊपर लिखा हुआ था, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इक्विटी, ये सारे वही चीजें जो ऊपर हमने लिखे हुए थे। एक बार इसका फटाफट वो और देख लेते हैं, पार्ट 2 प्रॉफिट एंड लॉस। ये बेटा पार्ट 2 फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें बेटा सबसे पहले रिवेन्यू ऑफ ऑपरेशंस, एक तरीके से फॉर्मेट है, एक तरीके का फॉर्मेट है आपका। ठीक है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम क्या है, टोटल इनकम क्या है, फिर एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड कितना है, परचेज, स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री, ओपनिंग क्लोजिंग, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, फिर प्रॉफिट, फिर आपके एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्सेप्शनल, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ऐसे करके आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। अर्निंग पर शेयर, डाइल्यूटेड इक्विटी, डाइल्यूटेड और बेसिक, ये आपका खत्म हो जाता है चैप्टर। यही बेटा आपका खत्म हो जाता है चैप्टर। इसके बाद इसमें आप कोशिश करोगे कि आप अपने सेल्फ नोट्स बना सको। नोट्स बनाने का तरीका अगर जो किसी बच्चे को समझ में आ रहा है, मेरा तरीका अच्छा लग रहा है, तो वो तरीका फॉलो कर सकता है। अदरवाइज आपको इसमें सारा ही पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटा जो हमारे MCQ वगैरह आते हैं ना, और जो हमारे ट्रू एंड फॉल्स आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स जो 1-2 नंबर के आते हैं, 2-2 नंबर के, उसमें हमें पूरी रीजनिंग लिखनी पड़ती है। और ट्रू एंड फॉल्स एक ऐसी चीज है जो पर्टिकुलर एक लाइन पे भी बनाया जा सकता है, इसीलिए हमें ये सारा कवर करके करना ही था। ये आप अभी यूज करोगे, आप अभी बनाओगे डिवीजन 1, फिर जब आप फॉलो करो उसमें क्या नाम है IPCC में जाओगे, तब आप फॉलो करोगे डिवीजन 2, जब आपको डिवीजन 2 के हिसाब से बनाने के लिए मिलेगी बैलेंस शीट वगैरह। ठीक है जी, ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब जो हमने चैप्टर खत्म करा है फाइनली इसको कंक्लूड करते हैं। इसके हम कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, जिसमें हमारे ट्रू एंड फॉल्स और MCQs आ जाएंगे सामने आपके। अब आप इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। कुछ चाहे तो इसको सेल्फ भी कर सकते हैं, खुद से भी करने की कोशिश कर सकते हैं। पहला है ट्रू एंड फॉल्स। एवरी पब्लिक कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी। क्या हर पब्लिक कंपनी लिस्टेड कंपनी होती है? सर हमने ये तो पढ़ा था कि पब्लिक कंपनी लिस्ट हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज पर अपने शेयर्स को लिस्ट करके, सिक्योरिटीज को लिस्ट करके, लेकिन साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि अनलिस्टेड कंपनी में दोनों आती है, पब्लिक कंपनी भी और प्राइवेट कंपनी भी। तो हम क्या बोलेंगे कि एवरी पब्लिक कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी। ये क्या बेटा हमारे पास फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। ठीक है सर। अच्छा जी, शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी आर नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। प्राइवेट कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होते। सर ये तो पता ही है, पब्लिक कंपनी लिस्ट करती है, प्राइवेट नहीं कर सकती। ट्रू है सर ये तो। फिर इट इज नॉट मैंडेटरी टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। ये बोल रहा है कि कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी को रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं है। हमने कंपनी की डेफिनेशन बेटा पढ़ा था कि कंपनी को तभी ही एग्जिस्टेंस में माना जाएगा तब वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो ये क्या है बेटा? ये है हमारा फॉल्स।
फिर कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता चल गया चैप्टर पढ़ के। डेथ, इंसॉल्वेंसी और चेंज ऑफ मेंबर्स अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, हमने ये पढ़ा था ना कि कोई आएगा जाएगा मरेगा उस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये बोल रहा है नहीं भाई फर्क पड़ेगा, तो ये क्या है बेटा, फॉल्स हो जाएगा। फिर बोल रहा है इफ द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप बाय द शेयर होल्डर ही इज सब्जेक्ट टू नो फर्दर लायबिलिटी। आपको याद हो तो हमने एक एग्जांपल पढ़ा था जिसमें हमने 500 शेयर्स सब्सक्राइब करे थे और 500 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि मेरी 5000 की लायबिलिटी थी। तो अगर जो मेरी लायबिलिटी पूरी मैं पे कर चुका हूं तो क्या मेरे से फर्दर पैसा मांग सकती है कंपनी? नहीं मांग सकती। तो ये क्या बोल रहा है, इफ शेयर्स आर फुल्ली पेड अप बाय द शेयर होल्डर ही इज सब्जेक्ट टू नो फर्दर लायबिलिटी। अगर जो शेयर होल्डर ने अपनी सारे फुल्ली पेड अप शेयर्स की लायबिलिटी दे दी तो क्या उससे पैसा मांग सकते हैं फर्दर? नहीं मांग सकते। तो ये क्या है बेटा, ट्रू है हमारा। फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ये पता ही है कि हमारा प्राइवेट कंपनी पे क्या होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती है, लेकिन यहाँ ये क्या बोल रहे हैं, पब्लिक कंपनी, तो बेटा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये हमें पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है और बैलेंस शीट आता है, और मैंने पहले ही बताया था बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है, तो ये क्या है बेटा, ट्रू है। फिर शेड्यूल 1 गिव्स द परफॉर्मा ऑफ द बैलेंस शीट, बेटा शेड्यूल 1 क्या बैलेंस शीट का परफॉर्मा देता है? नहीं। कौन सा शेड्यूल देता है? शेड्यूल 3, हम हमेशा शेड्यूल 3 में देते हैं, तो ये क्या है, फॉल्स। फिर शेड्यूल 3 प्रिस्क्राइब्स द फॉर्मेट ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, शेड्यूल 3 क्या डायरेक्टर्स रिपोर्ट का फॉर्मेट बताता है? नहीं। वो किसका बताता है बेटा, पार्ट 1 में आती है बैलेंस शीट और शेड्यूल 3 पार्ट 2 में आती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये क्या है बेटा, फॉल्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड्स नॉट टू बी ट्रू एंड करेक्ट, ये बोल रहे ट्रू एंड करेक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड टू बी ट्रू एंड करेक्ट, पर क्या होनी चाहिए थी बेटा, ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए थी, ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए थी, तो ये भी क्या है बेटा, फॉल्स है, ये भी क्या है, फॉल्स है। अच्छा, ट्रू एंड फॉल्स बेटा आपके 2-2 नंबर के आएंगे, तो आपको इसमें रीजनिंग लिखनी पड़ेगी, जो रीजनिंग मैंने समझाई है ना वही आपने लिखनी है, और फर्दर इसमें नीचे सॉल्यूशंस भी दिए हैं उसको भी आप कवर कर सकते हैं, सॉल्यूशन को भी आप रेफर कर सकते हैं। अब कुछ एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यू में क्या पूछ रहा है बेटा, एमसीक्यू पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ फीचर, फीचर नहीं है कंपनी का, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, मेंबर्स अनलिमिटेड लायबिलिटी, कभी भी मेंबर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती, मेंबर्स की हमेशा बेटा क्या लायबिलिटी होती है, लिमिटेड, तो ये स्टेटमेंट, ये फीचर नहीं है कंपनी का। गवर्नमेंट कंपनी, द होल्डिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट बी लेस देन, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बताया था कि 51% से कम नहीं होनी चाहिए, 51 आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी के केस में कौन सी स्टेटमेंट सही है, वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड, जब वो इंडिया के अंदर ही बनी है तो वो तो होएगी नहीं, तो आउट हो गया हमारा, ये आउट हो गया। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, थर्ड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, ये भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या है बेटा, बी, क्या इसका आंसर, बी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ फीचर ऑफ प्राइवेट कंपनी, क्या प्राइवेट कंपनी रेस्ट्रिक्ट करती है अपने राइट्स ऑफ मेंबर्स ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, करती है। डज नॉट रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ द मेंबर्स, यानी कि ये बोल रहा है कि मेंबर की कोई लिमिट नहीं होती प्राइवेट कंपनी में, बट हमने पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी में 200 की लिमिट होती है, 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, तो ये क्या है बेटा, ये गलत है, इसको टिक करो। अंडर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट असेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होती है हमारी, करंट नॉन करंट होती है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, ओन्ड नॉट ओन्ड, बेटा करंट एंड नॉन करंट, क्या होती है, करंट एंड नॉन करंट, ये भी हमने किस में पढ़ा था, शेड्यूल 3 में पढ़ा था। फिर आता है शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रिस्क्राइब द फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ, वो बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, ऑडिटर रिपोर्ट बताता है, डायरेक्टर रिपोर्ट बताता है, ना ये बताता ना ये बताता, वो क्या बताता है बेटा, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर क्या है, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट, कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट कहां रखती है, पहला ही ऑप्शन है रजिस्टर्ड ऑफिस, कहां रखती है, रजिस्टर्ड ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर, कैश फ्लो स्टेटमेंट किस किस पे रिक्वायर्ड नहीं होती, हमने पढ़ा था, स्मॉल कंपनी, ओपीसी कंपनी, डोरमेंट कंपनी, कौन सी कंपनी आ रही है, ओपीसी कंपनी। द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी आर प्रिस्क्राइब्ड बाय, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से शेड्यूल के अंदर आते हैं, कहीं शेड्यूल 1 पढ़ा है, नहीं पढ़ा, 2 पढ़ा है, नहीं पढ़ा, 3 पढ़ा है, पढ़ा है, 3 में कितने डिवीजन पढ़े हैं, 2 डिवीजन, डिवीजन फर्स्ट फॉर असेट्स फॉर बैलेंस शीट एंड सॉरी पार्ट 1 फॉर बैलेंस शीट एंड पार्ट 2 फॉर
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो इसमें हमारा आएगा आंसर शेड्यूल 3। विच इज द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ करंट असेट्स। बेटा करंट असेट्स कौन से होते हैं? करंट असेट्स हमारे वो होते हैं जो असेट्स हम विद इन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आएगा? नहीं आएगा बेटा। इन्वेंट्री आएगा? इन्वेंट्री आएगा। थर्ड पर इंटेंजिबल असेट्स, ये बेटा हमारा क्या होता है? नॉन करंट होता है। क्या होता है बेटा हमारा? नॉन करंट होता है। क्या होता है? नॉन करंट। ये भी नॉन करंट और ये भी नॉन करंट। ये सब आपने पढ़े हैं। मैं अगर जो आपको दिखाना चाहूं, ये देखो, ये सब आपने एक बार रीड करने ताकि आपको आइडिया लग जाए किस किस में आता है। एग्जामिनर इसमें नहीं पूछेगा कि इंटेंजिबल असेट्स में क्या, पर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें आती हैं। वो आप एक बार इसको रीड करोगे आपको पता लग जाएगा। जैसे देखो ये आ गया ना बैलेंस शीट, ये आ गई बैलेंस शीट। इसमें देखो आप, जैसे करंट लायबिलिटीज में हमारी क्या आ गई? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, यानी कि जो 1 साल से कम होती है बोरोइंग्स, जिसकी पेमेंट हम 1 साल से कम कम में कर देते हैं। ट्रेड पेबल्स, देखो यहाँ पे क्या है? नॉन करंट, करंट, और ये भी क्या है? नॉन करंट। ये हम इसकी हेडिंग्स है जो कि हमारा अभी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया था करंट नॉन करंट पर। ठीक है, ये देखो करंट असेट्स में क्या आती है बेटा? इन्वेंट्रीज। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये सब चीजें। वो ये पूछ सकता है कि करंट असेट्स में क्या क्या आता है। ठीक है, आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? अर्निंग पर शेयर बेटा हमारा कहाँ पे शो करता है? अर्निंग पर शेयर बेटा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में शो करता है। कहाँ पे शो करता है? तो बैलेंस शीट नहीं आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, ये भी नहीं आएगा। फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कंपनीज एंड डायरेक्ट। कौन सा एग्जांपल नहीं है? स्मॉल कंपनी हमने पढ़ा है, प्राइवेट कंपनी पढ़ा है। कौन सा नहीं पढ़ा? लार्ज कंपनी नहीं पढ़ा। तो यही एक एग्जांपल है जो इसका क्वेश्चन का आंसर बनता है। फिर यहाँ पे ये थ्योरी के क्वेश्चन है, फॉरेन कंपनी, स्मॉल कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इनके आप आंसर करोगे। यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस भी आप रेफर कर सकते हो, देख सकते हो, जो बच्चा खुद से इसको करेगा। टेक दिस दीज क्वेश्चंस एज एन असाइनमेंट टू यू, ओके, एंड ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।